अभी तक कितना पढ़ लिया? सबसे पहले क्या पढ़ लिया? वृद्धि के बारे में। दूसरा क्या पढ़ लिया? प्रजनन के बारे में। तीसरा क्या पढ़ लिया? अनुक्रिया के बारे में। अब चौथा देख रहे हैं उपापचय क्रिया। यानी हमने क्या बताया था कि शरीर के अंदर बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो बहुत सारी जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उस अभिक्रिया में दो ही काम होता है, या तो बनने का काम होगा या टूटने का काम होगा। तो हमने देखा क्या कि बनने का काम हो रहा है तो उपचय क्रिया और टूटने का काम हो रहा है तो अपचय क्रिया। यानी दोनों के मिश्रण को कहते हैं उपापचय क्रिया, जिसको अंग्रेजी में उपापचय क्रिया को कहा गया है मेटाबॉलिज्म। क्या कहा गया है? मेटाबॉलिज्म कहा गया है ना। क्या कहा गया है? मेटाबॉलिज्म कहा गया। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम यहाँ पे सजीव के लक्षण की बात करें, सजीव के लक्षण की बात करें तो इसमें ये दिखाना पड़ेगा कि क्या जो उपापचय क्रियाएं हैं, जो मेटाबॉलिज्म है, सिर्फ और सिर्फ सजीवों में पाया गया या ऐसा है कि कोई अपवाद में निर्जीव में भी हो रहा है। तो ये किसी भी निर्जीव में नहीं होगा। जब भी होगा तो किसमें होगा? सजीव में। जब भी होगा तो सजीव में। यहाँ लिखा है कि किसी भी निर्जीव में नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है? सजीव में होता है। और सजीव में होता है इसलिए क्या है? ये सजीवों के लिए क्या है? सुस्पष्ट लक्षण है, कोई अपवाद नहीं, कोई अपवाद नहीं। अच्छा, कुछ किताबों में लिखा गया है कि मान लो कि कोई उपापचय क्रिया है जो शरीर के बाहर हो रही है। अच्छा, शरीर के बाहर उपापचय क्रिया होता है ऐसा पता है क्या? नहीं पता है। शरीर के बाहर भी केमिकल रिएक्शन होते हैं। जैसे आज के समय में क्या हो रहा है? टेस्ट ट्यूब बेबी बनता है, नाम सुना है? नाम सुना है टेस्ट ट्यूब बेबी का, है ना। टेस्ट ट्यूब बेबी ऐसे कुछ कपल्स होते हैं, ऐसे कोई पति पत्नी होते हैं, ऐसे कोई लोग होते हैं जिनका शरीर जो है सक्षम नहीं होता है कि उसमें फर्टिलाइजेशन हो, निषेचन हो और अपने आप में जो है बच्चे उत्पन्न करने की कैपेसिटी। तो क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना, IVF कराते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको कहते हैं बाह्य निषेचन। यानी शरीर के अंदर निषेचन नहीं होगा। निषेचन कहाँ होगा? शरीर से बाहर होगा, है ना, शरीर से बाहर होगा। आप देखते होंगे गांव में कि जो एनिमल होता है, काऊ है या बुफैलो है, तो पहले क्या होता था? नेचुरल गर्भाधान होता था। हाँ, नेचुरल का मतलब है कि गाय है तो बुल के पास ले जाया जाता था, या मान लो कि भैंस है तो उसके पास, किसके पास ले जाता? मेल जो बुफैलो उसके पास जाता था। लेकिन क्या है कि ये सब चीज़ें बहुत कम मिलती थी। इस कारण से क्या हुआ कि जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं वो डॉक्टर ही क्या करते हैं कि घर, अब जैसे मान लो कि एक खटाल है, गौशाला है जहाँ पे बहुत सारे गाय हैं, है ना, बहुत सारे भैंसे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे प्राकृतिक गर्भाधान पॉसिबल नहीं है, प्राकृतिक गर्भाधान पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में क्या करा जाता है कि आर्टिफिशियल, जिसको बोलते हैं, है ना, आर्टिफिशियल बोलते हैं, AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, AI जो है आज के समय में AI तो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोला गया है, लेकिन पहले AI क्या था? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है। जो वेटरनरी डॉक्टर होते हैं उनके पास एक फ्रीजिंग थर्मस होता है, उसमें वो सीमेंट को रखते हैं और आकर के घर घर जो है वो जिसकी आवश्यकता होती है वहाँ जा करके जो है वो फर्टिलाइज करते हैं। तो ये कृत्रिम गर्भाधान हुआ कि नहीं हुआ? नेचुरल का मतलब क्या है? नेचुरली काऊ है या जो ऑक्स है, अगर उसका संपर्क हो रहा है, बुल का संपर्क हो रहा है तो नेचुरल, और नहीं तो क्या हुआ? ये कृत्रिम हो गया। तो उसी तरह से आजकल क्या है मनुष्य में, है ना, मनुष्यों में भी क्या हो रहा है कि बच्चे अगर नेचुरली नहीं हो रहे हैं तो IVF में देते हो, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बाह्य निषेचन कराते हैं। तो बाह्य निषेचन में क्या होता है कि एक ट्यूब होता है, टेस्ट ट्यूब। उस टेस्ट ट्यूब में पुरुष का यानी जो मेल है उसका स्पर्म निकाला जाता है और जो फीमेल है उसका ओवम निकाला जाता है और दोनों को परख नली में फ्यूज कराते हैं। तो शरीर के अंदर हो रहा है, यानी लिविंग बॉडी के अंदर माना जा रहा है कि लिविंग बॉडी के अंदर हो रहा है। लेकिन अगर वो अभिक्रिया कहाँ हो रहा है? परख नली में हो रहा है। तो परख नली में होने वाली जो अभिक्रिया है, लिखा है कि परख नली में होने वाली जो अभिक्रिया है ना तो जैविक है और ना ही वो निर्जीव है, ना सजीव है ना निर्जीव है, ना ही उसको सजीव माना ना ही निर्जीव माना।
दूसरा चीज ये लिखा है कि वो जैविक तो नहीं है, जैविक तो नहीं है मतलब सजीव तो नहीं है, लेकिन जो अभिक्रिया हो रही है, जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रहा है उसके अंदर, वो अभिक्रिया कैसी है? लिविंग है। अभिक्रिया लिविंग कैसे माना जाए? अभिक्रिया लिविंग तब मानी जाती है जब अभिक्रिया चल रही होती है, बदलाव ला रही हो, समझ रहे हो, बदलाव ला रही हो। तो कोई भी अभिक्रिया, ध्यान रखो, कोई भी अभिक्रिया चलती हुई तभी मानी जाती है जब कुछ बदलाव हो, कुछ बदलाव हो। तो बदलाव होता है, चेंजिंग होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो भी बनता है, तो चेंजिंग आ रहा है, मतलब अभिक्रिया क्या है? लिविंग है, मतलब अभिक्रिया हो रही है। तो अभिक्रिया हो रही है मतलब अभिक्रिया क्या है? लिविंग है। लेकिन सजीव के अंदर नहीं हो रहा, सजीव उसको नहीं मान सकते। अभिक्रिया लिविंग है, अभिक्रिया सजीव है, लेकिन जिसमें हो रहा है वो अभी सजीव नहीं, समझा कि नहीं? इसीलिए मेटाबॉलिज्म जो है वो लिविंग का एक सुस्पष्ट लक्षण माना जाता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको। क्या लिखा? सभी सजीव रसायनों से बने होते हैं। हमारा बॉडी, हम सभी का बॉडी क्या है? रसायन से मिलकर बना है, रसायन ही है। क्योंकि तुम खाते भी रसायन, पीते भी रसायन, पहनते भी रसायन ही हो। और कैसे? पहनते भी रसायन ही हो। कपड़ा कैसे बनता है? है ना, कपड़ा भी कहीं ना कहीं या तो पौधे के भाग से बना हो, या कोई ना कोई केमिकल से, टेरी कॉटन हो, सूती हो, किसी भी तरह का कपड़ा है, कहीं ना कहीं तो रसायन ही है उसमें, होता है कि नहीं होता है? तो शरीर भी रसायन का बना हुआ है, खाते भी रसायन है, मतलब चावल खा रहे हो वो भी रसायन, गेहूं खा रहे हो वो भी रसायन, फल खा रहे हो वो भी रसायन, विद्युत के क्षेत्र में, है ना, मेरी बात। तो खा भी रहे तो क्या है? रसायन खा रहे हैं, पहन भी रहे तो रसायन ही पहन रहे हैं, यानी शरीर भी क्या है? रसायन का ही बना। अच्छा, जिस चीज का बना रहेगा वही चीज आपको देना भी पड़ेगा शरीर। अब जैसे मान लो कोई घर है, ईंट का बना हुआ है, अगर वो टूट गया तो उसमें ईंट ही लगा के ना रिपेयर करोगे? सीमेंट लगा के ही ना रिपेयर करोगे? कपड़ा लगा के रिपेयर करोगे क्या? तो जो चीज से बना है वही चीज उसके रिपेयरिंग में काम आती है, वही चीज उसके बनाने में भी काम आता है। अच्छा, मान लो बीमार पड़ जा रहे हो, कभी फीवर लग जा रही है, कभी सर्दी जुकाम हो जा रहा है, कभी सर दर्द हो जा रहा है, तो इसकी वजह क्या बनती है? इसकी वजह भी बनती है कि हमारे शरीर के अंदर जो रसायन है उसकी मात्रा में कहीं ना कहीं क्या हुआ है? बदलाव। वो सही अनुपात में नहीं। जब वो सही अनुपात में नहीं है तो वो बीमार हो गया। मेरे बात को, तो ये है रासायन का खेल, यानी शरीर भी रासायन का ही बना। अच्छा, कौन कौन से रासायन? रासायन की अनुपात कितने हैं? रासायन का हमारे बॉडी में कितना अमाउंट है, कितनी मात्रा है, ये सब क्या है? अलग अलग है लेकिन निश्चित है। अलग अलग है लेकिन निश्चित है। समझ रहे बात को? अलग अलग है लेकिन निश्चित है। अगर वो बढ़ गई तो भी परेशानी का कारण बनेगी, और अगर घट गया तो भी परेशानी का कारण। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे समझिए। तो सजीव जो है रसायनों से बने होते हैं। ये रसायन अनावरत बदलते रहते हैं। कैसे? तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप। रसायन जो हमारे शरीर के अंदर है हमेशा क्या होता रहता है? बदलता रहता है, स्थिर नहीं रहता। क्या होता रहता है? बदलता रहता है ना, बदलता रहता है। और हमारे शरीर के अंदर केमिकल रिएक्शन चलता रहता है। इसीलिए बोला गया है, इंग्लिश में ये बोला गया है, सम टोटल केमिकल रिएक्शन। सम टोटल यानी सारे के सारे जो रासायनिक अभिक्रिया शरीर के अंदर चल रही है, उस रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। दैट मीन्स उपापचय। क्या कहते हैं? उपापचय। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे समझते। क्या कह रहा है? सभी सजीव उपापचय क्रियाएं, सभी सजीव में उपापचय क्रियाएं होती है, इसीलिए यह सुस्पष्ट लक्षण है। सजीवों का क्या है? सुस्पष्ट लक्षण। किसी भी निर्जीव में उपापचय क्रिया नहीं होती, किसी भी निर्जीव में उपापचय क्रिया नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा? सजीवों में ही होगा, निर्जीव में बिल्कुल भी नहीं। निर्जीव, कोई भी निर्जीव जो है
अब जैसे मान लो निर्जीव किसको कहते हैं? टेबल है, कुर्सी है, बेंच है, किताब है, कॉपी है, पेन है, डस्टर है, बोर्ड है, ये सब क्या है? निर्जीव है। इसमें कोई अभिक्रिया हो रही है? कोई भी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो। लेकिन अब तुम कहोगे कि सर वो रासायनिक अभिक्रिया हम देखें, जंग का लगना, जंग लगता है, लोहे में जंग लगता है, तो लोहे में जंग लगना क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है ना, रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन अब क्या उस जंग लगने को हम कहेंगे कि मेटाबॉलिज्म हुआ? नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? क्या कारण है इसके पीछे कि जंग लगने को हम मेटाबॉलिज्म नहीं कहेंगे? क्या कारण है? याद रखना, बार बार बता दे रहे हैं कि उपापचय क्रिया दो क्रियाएं होनी चाहिए, टूटने और बनने की क्रिया, ठीक है। और ये एक लिविंग प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? लिविंग प्रक्रिया है। जंग हमेशा नहीं लगने लगता। जंग एक परिस्थिति बनती है, मॉइस्चर होता है, नमी होती है, तभी लगता है। और उसमें क्या है? टूटने का काम हो रहा है, कोरिजन का काम हो रहा है। वो कोरिजन है, वो एक मेटाबॉलिज्म नहीं है, उसे ऊर्जा नहीं बन रही है। समझ बात को? तो ये समझने की जरूरत है। किसी भी निर्जीव में उपापचय क्रियाएं नहीं होती है। शरीर के बाहर, ये बहुत जरूरी चीज है समझने के लिए, शरीर के बाहर परक नली में भी उपापचय क्रियाएं हो सकती है। शरीर के बाहर परक नली में भी उपापचय क्रियाएं हो सकती है, जो ना तो जैव है और ना तो निर्जीव है, यानी ना ही सजीव है ना ही निर्जीव। परक नली में जो हो रहा है ना तो सजीव माना गया है, ना ही निर्जीव माना गया है। आगे से परक नली में होने वाली उपापचय क्रियाएं जैविक तो नहीं है, जैविक नहीं है, बायोलॉजिकल नहीं है, बायोलॉजिकल नहीं है, शरीर नहीं है, वो लिविंग बॉडी नहीं है वो, ठीक है। यद्यपि ये निश्चित ही क्या है? जीवित क्रिया है, यानी मेटाबॉलिज्म कैरी ऑन, रिएक्शन चल रहा है, मतलब रिएक्शन लिविंग है, लेकिन जो इसमें हो रहा है वो चीजें जैविक नहीं है, बायोलॉजिकल नहीं। ओके, तो उपापचय क्रिया के दो प्रकार की हम बात कर रहे थे। अपचय क्रिया ऐसी क्रिया जिसमें बड़े आकार के यौगिक टूटकर छोटे एवं सरल रूप में बदल जाते हैं, है ना। बड़े आकार के यौगिक छोटे टूट करके छोटे और सरल रूप में बदल जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा, जैसे पाचन के बारे में बताया कि पाचन में क्या करता है, हम कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, जटिल फूड लेते हैं। जटिल फूड का मतलब आइटा खाने ना हुआ, ये नहीं कि हम पत्थर चिबा रहे हैं तो जटिल हो गया। जटिल का मतलब रासायनिक संरचना उसकी क्या है? कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, जिसको आसानी से शरीर पचा नहीं सकता, उपयोग नहीं कर सकता। तो उसको हम उपयोग के लायक बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? जब टूटेगा तो रासायनिक अभिक्रिया होगी जिसमें टूटेगा, तो ये क्या हो जाएगी? अपचय क्रिया है। जैसे पाचन हो गया, श्वसन हो गया, प्रोटीन का टूटना, ये सभी हो गए, है ना। इसमें लिखा है कि कार्बोहाइड्रेट जल की उपस्थिति में क्या कर रहा है ना, जल से अभिक्रिया करेगा। किसके प्रेजेंस में? एक एंजाइम है ना, जो जल की उपस्थिति में रिएक्शन कराता है, हाइड्रोलाइजेस, और टूट करके क्या बनाएगा? ग्लूकोज। इस तरह से दूसरा बताया आपको, इसको कहते क्या है? उपचय, उपचय क्रिया। उपचय क्रिया यानी एनाबॉलिज्म, और ये अपचय क्रिया मतलब कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, है ना। अब देखो क्या है? ऐसी क्रिया जिसमें छोटे छोटे तत्व या यौगिक, छोटे छोटे तत्व या यौगिक मिलकर के बड़े यौगिक का निर्माण करे। बड़े यौगिक का निर्माण करेगा। शरीर के निर्माण के लिए क्या जरूरी था? बड़े यौगिकों का निर्माण होगा, यानी शरीर में सेल का निर्माण होगा। सेल के अंदर कुछ ऐसे केमिकल का निर्माण होगा जो सेल को बनाने में इन्वॉल्व होगा, कोशिका को बनाने में इन्वॉल्व होगा। तो शरीर की संरचना क्या होगी? ग्रोथ करेगी, वृद्धि होगी, है ना। तो इसमें क्या होता है? संश्लेषण होता है, मतलब सिंथेटिक होता है, बनने की क्रिया है, बिगड़ने की क्रिया नहीं, है ना। ये अपचय क्रिया क्या है? क्या है? डिस्ट्रक्टिव है, विस्फोटक है, तोड़ने फोड़ने वाला। और ये क्या है? संश्लेषण वाला है, मतलब कंस्ट्रक्टिव है, बनाने वाला है, संरचनात्मक है। और ये क्या है? विस्फोटक, मतलब डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्शन समझते हो?
शब्द का नाम सुने हो? डिस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, बर्बाद कर देना, तोड़ देना, तोड़ने को बोलते। ठीक है, इसमें ऊर्जा का उपयोग होता है, यानी जब कोई भी चीज बनाओगे तो ऊर्जा लगेगी ना, है ना? ऊर्जा लगेगी कि नहीं लगेगी? तो इसमें क्या होता है, बनाने में ऊर्जा लगती है और इसको तोड़ने में ऊर्जा निकलती है। यानी ऊर्जा किस तरह की ऊर्जा? ऊष्मा। क्या निकलता है? ऊष्मा निकलता है, हीट निकलता है। क्या निकलता है? हीट निकलता है। उदाहरण स्वरूप क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्या विक्रिया है, प्रोटीन संश्लेषण क्या विक्रिया है। इसमें क्या बताया कि प्रकाश संश्लेषण में ये छोटे अणु है, जैसे CO2 है और H2O है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है और क्या है? H2O यानी जल है। ये छोटे अणु है, इससे छोटे है ना। और इसमें क्या हो गया, तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, जो कि इन दोनों से बड़ा अणु, इन दोनों से बड़ा अणु। तो यहाँ पे क्या है, एक संश्लेषण का काम हुआ, सिंथेसिस का काम हुआ, फॉर्मेशन का काम हुआ। तो ये है मेटाबॉलिज्म, जो लिविंग की एक उत्तम, क्या कह सकते हो, लक्षण माना। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर है? ठीक है, चलिए तो आगे इसको पढ़ेंगे। लिख लिया टोटल?